आज बिहार मना रहा अपना स्थापना दिवस। कोरोना के कारण इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम का होगा संबोधन। बिहार दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने बिहार वासियों को ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, विकास के नए नए आयाम गढ़ता रहे प्रदेश। बिहार में शुरू हुआ पोस्टर वार। आरजेडी ने अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे पर पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश पर बोला हमला। नीतीश कुमार को बताया महाभारत का धृतराष्ट्र। छपरा के कारागार में जेल अधीक्षक की निगरानी में लगा हेल्थ कैंप। कैंप के जरिए की गई कैदियों की जांच। कैंप में जनरल फिजिशियन समेत अन्य डॉक्टर रहे मौजूद। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त पटना से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आईएमए के प्रेसिडेंट अमरकांत झा का निधन हो गया है। पीएमसीएच में ली उन्होंने अंतिम सांस। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईएमए के प्रेसिडेंट अमरकांत झा का निधन हो गया है। पीएमसीएच में उन्होंने अंतिम सांस ली है। निधन से चिकित्सा जगत में शोक की लहर। निधन से चिकित्सा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट ने जताया निधन पर शोक। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के जाने माने स्किन स्पेशलिस्ट थे अमरकांत झा। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, आईएमए के प्रेसिडेंट अमरकांत झा का निधन हो गया है। पीएमसीएच में उन्होंने अंतिम सांस ली और निधन से चिकित्सा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट ने भी दुख जताया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अनिल, अमरकांत झा का निधन हो गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि चिकित्सा जगत के क्षेत्र में यह अपूरणीय क्षति मानी जा रही है। देश के जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ थे डॉक्टर अमरकांत झा अमर, जिनका की निधन आज तड़के सुबह हुआ है। हृदयघात से बताया जा रहा है कि इनकी मृत्यु हुई है। और वहीं बता दें कि अगर बात करें हम इनके जीवन काल की, तो यह लंबा जीवन काल रहा है, जिसमें देश विदेशों में भी इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की थी। और चर्म रोग के ये जाने माने डॉक्टर थे। पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की अगर बात करें तो इन्होंने कई ऐसे चिकित्सा जगत में स्टूडेंट्स को भी अपनी हुनर को दे दिया है। और हालांकि इनके बारे में अगर माना जाए तो ये बहुत बड़ा एक क्षति है जो कि चिकित्सा जगत में देखा जा रहा है। जी नियाज, का अंतिम संस्कार कब तक किया जाएगा? जी बिल्कुल, अब तमाम जितने भी इनके संपर्क में डॉक्टर्स थे ये सब सभी आ रहे हैं। अब शोक संतावना दिया जा रहा है। इनके परिजन भी अब पहुंच गए हैं और लगातार जो है वो आगंतुकों का आना जो है लगातार जारी है। और ऐसे में अगर बात करें तो लगभग 2 से 3 बजे का टाइमिंग रखा गया है, जब इनका अंतिम संस्कार जो है वो सब यात्रा निकलते हुए अंतिम संस्कार की ओर जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में सदन से लेकर सड़क तक पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। सत्ता पक्ष पर हमला बोलने की नई कड़ी में आरजेडी ने पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बढ़ते अपराध और बेरोजगार के मुद्दे को लेकर आरजेडी ने नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर जारी किया है, जिसमें नीतीश कुमार की आंखों पर काले रंग की पट्टी लगी हुई है। इस पोस्टर के माध्यम से आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को महाभारत का धृतराष्ट्र बताया है। यह पोस्टर न कि राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको बता दें कि बिहार में सदन से लेकर सड़क तक पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। सत्ता पक्ष हमला बोलने की नई कड़ी में आरजेडी ने पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। और बढ़ते अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आरजेडी ने नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर जारी किया है, जिसमें नीतीश कुमार की आंखों पर काले रंग की
पट्टी लगी हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुप्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अनुप्रकाश, बिहार में अब नया पोस्टर वार देखा जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र बताया गया है। अनुप्रकाश, आपको बता दें कि जिस तरह से सदन के में जो हंगामा और विपक्ष के द्वारा जो सरकार को घेरा जा रहा है उसको लेकर आज फिर राजद की तरफ से एक पोस्टर जारी करके बिहार सरकार को धृतराष्ट्र बताते हुए हमला किया गया है। और इसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ते जा रहा है और शराब को लेकर जिस तरह से शराब बिक्री हो रही है उस चीजों को दर्शाया गया है। और नीतीश कुमार के आंखों पर काला पट्टी बांधकर और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आंखों पर काला पट्टी बांधकर पोस्टर में दिखाया गया है। और उसी को देखते हुए राजद की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। आपको बता दें कि पोस्टर जो है दो तरह का लगाया गया है। जैसे कि कल जो है बिहार में सड़क से लेकर सदन तक जो है राजद की तरफ से घेराव का जो पोस्टर जारी किया गया है उसको लेकर आज दूसरा भी पोस्टर जो जारी कर सरकार को घेरने की प्रक्रिया बनाई गई। जी, इस पोस्टर के जारी होने के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? पक्ष की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, लेकिन जो है सत्ता पक्ष जो है वो अभी कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं रखी है। लेकिन पोस्टर में जो है ये जरूर दर्शाया गया है कि अपने कृषि काला कानून को लेकर तीनों बिलों को लेकर ये जो है पोस्टर में भी दर्शाया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मधुपुर उपचुनाव में मंत्री हफीजुल की जीत सुनिश्चित करने को लेकर महागठबंधन दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन पत्थर चपटी में किया गया। इस सम्मेलन में उपचुनाव फतेह करने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान हफीजुल हसन ने कहा कि उनकी जीत पक्की है। बता दें कि 25 मार्च को वे नामांकन करेंगे और नामांकन में सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप यादव सहित कई मंत्री और विधायक की मौजूदगी से नामांकन ऐतिहासिक होगा। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन, पूर्व सांसद, आरजेडी के पूर्व विधायक सुरेश पासवान सहित महागठबंधन दल के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गठबंधन को जुटाने की जरूरत नहीं, हम लोग एक हैं और हर हालत में हम जीतेंगे और भारी वोटों से जीतेंगे हम लोग। अब मैंने कहा ना, एक जालिम शब्द मैंने इस्तेमाल किया। बीजेपी इस देश का जालिम है, नरेंद्र मोदी जालिम है किसानों का, उसको छोड़ना नहीं है किसी हालत में हमको। उसको सीधा सीधी उसको जो भी उम्मीदवार जहाँ भी होगा, पंचायत से लेकर के एमपी तक, उसको नीचे गाड़ देना इस बार में। पेंशन योजना है, राशन कार्ड योजना है, अभी खिलाड़ी का पहली बार नियुक्ति पत्र, किसान का कर्जा माफ किया गया, 100 यूनिट बिजली माफ होने जा रहा है। ये सब को लेकर के जाएंगे और गरीब का जो भी नीचे स्तर का काम है, हम अपना कार्यकर्ता को, जो हमारा प्रतिनिधित्व हम लोग जो गठबंधन के हैं, सबसे हम लोग ये कहते हैं कि जो भी समस्याएं गरीब का है उसको हम लोग को हल करना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वहीं राजधानी में बिहार शौर्य सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से सम्मान दिया गया। इस मौके पर सांसद राम कृपाल यादव सहित कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की एक अनूठी पहल की गई, जिसमें 38 जिले से आए सामाजिक योद्धाओं को सम्मान दिया गया। अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर राहुल कुमार सिंगज ने वीआईपी न्यूज संवाददाता कुमार गौतम से खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं। शौर्य सम्मान चल रहा है और ऐसे में हमारे साथ अंशुल होम के डायरेक्टर हैं राहुल सिंह जी। राहुल जी, ये बताइए कि कैसे आपके जहन में आया कि बिहार शौर्य सम्मान किया जाए और इसके लिए आपने कितनी मेहनत की है?
देखिए, चूँकि मेरा ये मैं अभी CSR एक्टिविटी से जुड़ा नहीं था। कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि आप एक कंपनी के अंदर करते, जो कि मेरा अंशुल होम्स अपनी कंपनी है, तो उसके अंदर मैंने CSR एक्टिविटी स्टार्ट किया, जिसमें अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से मैंने एक NGO स्टार्ट किया है। उसके अंदर मैंने सोचा कि उन 2500 लोग को, मतलब अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ तो मैं 38 डिस्ट्रिक्ट से वैसे 25 लोग को मैं लाया हूँ जो लोग रियली में काम कर रहे हैं। मैं पिछले 3 महीना से इसके पीछे लगा हुआ था कि वैसे 25 लोग को लाना है जो कि रियल में वो ज़मीन पर काम, कभी वो होटल या उनको कभी तक सम्मान नहीं दिया कि हाँ रियल में वो काम करे। तो मैं ये काम करके सरकार के पास मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि ये लोग पर ध्यान दे। अगर वो नहीं ध्यान दे तो हम लोग जैसे लोग ध्यान देकर उनको आगे बढ़ाना है। कितनी मशक्क़त करनी पड़ी 38 जिला और तमाम लोगों को चयन कर पाना? देखिए, चूँकि आप समझ रहे हैं कि पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट में जाना, वैसे 25 लोग को यहाँ पर लाना और 2500 लोग में से उन लोगों को लाना जो जेन्युइन काम कर रहे हैं। और यहाँ पर वो भी लोग हैं जो आप बिल्कुल जानते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग सुशील कुमार जो KBC को जीते थे, उनके बारे में से कोई नहीं जानता कि वो पूरा गोरैया के लिए कम से कम 10,000 घर बना चुके हैं गोरैया को बचाने के लिए। ये कोई नहीं जान रहा है। तो वो उन लोग को यहाँ मैंने बुलाया है और लाकर यहाँ पर उन लोग को बैठाया है, इसलिए कि लोग जाने कि वो सुशील कुमार एक समाज सेवी भी हैं जो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को चुन कर मैं लाया हूँ और लाकर उन लोगों को वो सम्मान देने का काम करूँगा। अगले साल भी इस तरीके का प्रोफाइल मेरे पास आए और उनको एक बड़ा सा स्टेज हम दें यहाँ पर। राहुल जी, ये प्रोग्राम जो है हर साल आप करेंगे या फिर सिर्फ इसी साल? हर साल, ये जब तक मैं जिंदा हूँ तब ये प्रोग्राम होगा, क्योंकि मैंने ये आज के लिए नहीं किया है, क्योंकि समाज के लिए कर रहा हूँ। मैं समाज के हर जगह पहुँच नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उस समाज से लोग को यहाँ बाहर ला सकता हूँ, क्योंकि मेरी टीम बनी है इसके ऊपर। तो ये जब तक मैं हूँ तब तक ये ऐसा ये चलता रहेगा। VIP न्यूज़ से आप क्या अपील करना चाहें? मैं VIP से बहुत अच्छी काम कर रही है और न्यूज़ और बहुत अच्छा कवरेज भी, और सबसे बड़ी बात है हर न्यूज़ को आप दिखाते हैं। तो मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि आप इसी लगन से कीजिए और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। कि राहुल जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरीके से 38 जिले से 25 लोगों का सिलेक्शन कर पाना कितना कठिन काम था, और इस कठिन काम के बीच उन्होंने समय निकाला और आज मौका है 25 लोगों को सम्मानित करने का। सहयोगी ऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज़, पटना। वहीं देवघर मधुपुर उपचुनाव को लेकर देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री मधुपुर पहुंचे और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि 23 मार्च से मधुपुर उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। DC ने मतदाताओं से अपील की है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मधुपुर का जो उपचुनाव होने वाली है, तो उसी के संबंध में अब नॉमिनेशन प्रोसेस जो शुरू होगा, तो उसका तैयारी पर देखने के लिए आए थे। और यहाँ के निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी तैयारियाँ लगभग पूर्ण कर चुके हैं। और 23 तारीख से जो होगा, तो वहाँ जब भी कोई VVIP हो या कोई जो भीड़ जो जुलूस अगर आती भी है, तो अच्छा तरीके से विधि व्यवस्था का हम लोग संधारण कर सकें। वहीं छपरा के मशरक थाना परिसर में होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर CO ललित सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, साथ जिला पार्षद पुष्पा सिंह समेत प्रखंड के तमाम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोग शामिल हुए। उपस्थित पदाधिकारियों ने संबंधित पंचायत के प्रतिनिधियों और शांति समिति के सदस्यों से होली पर्व पर सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाने की अपील की और साथ ही विभिन्न थाना क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले तैयारियों की जानकारी साझा की। यही आग्रह रहेगा कि होली एक बहुत ही हम लोग का जो पर्व है, बहुत ही सुंदर पर्व है। इसमें कोई द्वेष ना हो, ये आपसी भाईचारे को बना के रखना है। जो भी बुराइयां हैं उसको ख़त्म करके अच्छाई में बदलना है उसको। और हमारे अंदर जो भी किसी के लिए द्वेष है, अगर झगड़ा है, तो उसको निकाल के फेंकना है और एक दूसरे से गले मिलकर होली के पर्व को एकदम अच्छे से मनाना है। यही मेरा संदेश जाता है।
और एक बार फिर से होली के शुभकामनाएं आप सभी। शांति समिति की बैठक जो थाना परिसर में हुई होली और शब बारात के अवसर पे, इसमें आम लोगों को और जनप्रतिनिधि लोगों को बुलाया गया था ताकि उन लोगों के साथ संवाद करके और शांति से इस पर्व को निकाला जाए, और उन लोगों को कुछ हिदायत भी दी गई ताकि असामाजिक तत्वों पर वो लोग नज़र रखें और किसी भी तरह की घटना हो तो उसकी सूचना अविलंब थाना प्रभारी और मसरख अंचल अधिकारी को दें ताकि हम लोग उसका निवारण कर सकें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजू, थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई है, होली और शब बारात को लेकर के बैठक में क्या कुछ निर्देश दिया गया? ये मसरख थाना परिसर में जो बैठक हुई है सबसे बड़ी चीज तो जिला पदाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ही बैठक आयोजित की गई थी। आपसी भाईचारा समरसता कायम रहे दोनों पर्वों में, इसी को लेकर बैठक आयोजित थी। और खासकर जो सोशल साइट से जो आजकल अफवाहें फैलती है उस पर विशेष नजर रखने के लिए, हुड़दंगियों पर नजर रखने को लेकर हिदायत दी गई कि अगर इस टाइप की कोई जानकारी किसी को भी मिलता हो तो अविलंब जो है थाना पुलिस और या प्रशासनिक पुलिस को खबर दे, इन्फॉर्मेशन दे, उस पर विश्वास न करे और न उसे फैलाए। जी, इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए? इस बैठक में जिला पार्षद पुष्पा सिंह, उप प्रमुख साहेब हुसैन, मुखिया, देखा जाए तो इसमें जो भी जनप्रतिनिधि थे चाहे किसी भी धर्म के हो सभी धर्म को बुलाया गया था। कुछ व्यवसायी लोग भी शामिल थे। पुलिस और स्थानीय प्रशासन का ये मेन रवैया था कि सभी धर्म के लोग बैठे और सभी के पास समान संदेश है जिला प्रशासन का कि कहीं कोई हुड़दंग करेंगे तो उन पर विशेष नजर रखी जाएगी, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं छपरा मंडल कारागार में बंदियों के बीच मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। ये हेल्थ कैंप रोटरी क्लब के द्वारा जेल अधीक्षक मनोज सिन्हा की निगरानी में लगाया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य मंडल कारागार में रह रहे बंदियों के बीच स्वास्थ्य की जांच करना था। कैंप में जनरल फिजिशियन, डेंटल एक्सपर्ट समेत अन्य डॉक्टर ने महिला और पुरुष कैदियों की स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान परामर्श के साथ साथ कैदियों को दवाई भी उपलब्ध कराई गई। इधर आओ ना तुम बेटा, यहाँ आ जाओ। 45 मेनोपॉजल एज ग्रुप वाली लोग ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें CVS का प्रॉब्लम यानी कि हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादातर दिख रहा है मरीजों में। जो मेनोपॉजल हैं उससे रिलेटेड जितने भी दिक्कत होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी दिक्कत है। आधे पेशेंट्स ऑलमोस्ट डिप्रेशन को हम बीमारी नहीं समझते हैं बट मेनोपॉजल पेशेंट्स में बहुत सारा दिखाई देता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। CVS के लिए जैसे अभी मैंने बताया सर को, सुपरिटेंडेंट सर को बताया कि ECG मशीन हम लोग ले ले तो बेहतर है, क्योंकि 40% पेशेंट जितने भी मैंने देखे अभी उसमें से 40% पेशेंट में हार्ट में दिक्कत आ रही है। रोटरी क्लब छपरा के द्वारा मंडल कारा छपरा में मेगा हेल्थ कैंप लगाया है। इसमें हमारे कारा अधीक्षक मनोज कुमार सिन्हा सर का बहुत ही सराहनीय योगदान है और सर से हमने रिक्वेस्ट किया था कि कैंप लगाना है। सर ने सहर्ष स्वीकार किया था। तो आज यहाँ पे मेडिकल पूरी टीम आई हुई है। छपरा शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर नताशा, डॉक्टर RK शर्मा, डॉक्टर पार्थ आरती गौतम, डॉक्टर श्यामल किशोर, डॉक्टर अर्चना, इस तरह डॉक्टर्स भी हैं, केयर भी किया जाता है। लेकिन रोटरी क्लब पिछले साल और उससे पहले भी हमेशा जेल में मेगा कैंप वगैरह का आयोजन करते हैं और उनका रिक्वेस्ट है और हमने सहर्ष इसे स्वीकार किया, क्योंकि मानवता की सेवा के लिए और जेल में जो बंदी हैं उनकी सेवा। वहीं बिहार स्थापना दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री संबोधन दे रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये बिहार के इतिहास में या भविष्य के लिए ये अजर हो गया और हम मुख्यमंत्री जी को फिर से धन्यवाद देते हैं कि इस तिथि की पहचान या इस तिथि की खोज कर उन्होंने पूरे बिहार का इससे तारुफ कराया और इसको मनाने का ये मौका पूरे राज्य स्तर पर सबको उपलब्ध कराया। शिक्षा विभाग की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरे तरीके से भी धन्यवाद उनको देना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का
बिहार दिवस मनाने संबंधी आयोजन का नोडल डिपार्टमेंट या जिम्मा कहिए शिक्षा विभाग को बनाया है। इसके लिए भी हम इनको धन्यवाद देते हैं। हालांकि इसके पीछे भी हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ मकसद है, कोई पैगाम है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए या बिहार को विकास के रास्ते ले चलने के लिए वो पूरे नीतियों और सबके केंद्र में शिक्षा को ही मानते हैं। बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं अपने अतीत को याद करके भविष्य में सुनहरे रास्ते पर बढ़ने के लिए, और शिक्षा विभाग जब यह मना रहा है तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है कि बिहार के भविष्य या विकास के केंद्र में हमको शिक्षा को रखना होगा। और हम सभी जानते हैं कि बिहार विकसित तब तक नहीं हो सकता है जब तक बिहार शिक्षित नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 दशक में जो शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय काम हुए हैं, उससे हम आप सब वाकिफ हैं कि किस ढंग से जो हमारे प्रारंभिक या उच्च विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का अभाव था, शिक्षकों का अभाव था, उन सब की पूर्ति करते हुए आज हम शिक्षा के सार्वजनीकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लक्ष्य को पूरा करने के करीब पहुंच गए। और आप सबको मालूम है, विशेष रूप से हमारे जिला पदाधिकारियों को भी मालूम है कि अभी हम लोग विभाग की तरफ से प्रवेशोत्सव मना रहे हैं। 8 मार्च से 20 मार्च की अवधि थी, जिसको हम लोगों ने 25 मार्च तक बढ़ाया है। और इसका मकसद और लक्ष्य एक ही है कि अब एक भी बच्चा जो स्कूल जाने लायक है वो स्कूल से बाहर नहीं रहे। और आज जब हम बिहार दिवस मना रहे हैं तो इसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि ये हम सब बिहारवासी या जागरूक नागरिकों को, पदाधिकारियों सबकी जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहे या स्कूल से बाहर नहीं रहे। ये कोई भी सोच सकता है कि अगर कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहा, फिर 5-10 साल के बाद बिहार की क्या स्थिति होगी। संपूर्ण बिहार शिक्षित बिहार की श्रेणी में आ जाएगा। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती है। इसलिए बिहार दिवस के मौके पर हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि यह जो शिक्षा विभाग का प्रवेशोत्सव है, इसको सफल बनाने के लिए अपने पास पड़ोस समाज का किसी बच्चे को स्कूल से बाहर छूट जाने की स्थिति न बने, इसमें अपना सहयोग देंगे। और अंत में जो आज के बिहार दिवस का थीम है या मुख्य विषय जो है, जो सरकार ने और मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निश्चित किया गया है, जल जीवन हरियाली का। आप सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से तो पूरा विश्व चिंतित है और प्रभावित है, लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में जिस जागरूकता से या जिस संवेदनशीलता से इस कार्यक्रम का आगाज किया गया है, यह सबने इसको सराहा है। पूरे अपने देश से लेके बाहर के दुनिया के अन्य देशों में भी इसकी सराहना हो रही है। और मुझे प्रसन्नता इसलिए अधिक हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर उस समय मैं विधानसभा का अध्यक्ष था और पूरे दिन का 8-10 घंटे का बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सभी सम्मानित सदस्य, पूरा मंत्री परिषद, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त से लेकर सभी विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण 8-10 घंटे के लगातार गहन मंथन के बाद जो कार्यक्रम अभियान के रूप में निकला, वो जल जीवन हरियाली था, जिसकी प्रशंसा देश और सर्वत्र हो रही है। तो आज का थीम का सब्जेक्ट भी वही है और भविष्य के लिए सबसे बड़ी चिंता या सबसे बड़ी चुनौती भी वही है। इसलिए मैं आज के दिन विशेष रूप से आयोजक विभाग की तरफ से आप सब लोगों से यही अपील करूंगा कि जो जल जीवन हरियाली के 11 अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं,
जो उसमें सरकार की तरफ से बातें बताई गई हैं, ये सब अगर हम लोग अपने अपने तय लागू कर दें तो इससे आने वाले समय में बिहार का भविष्य सुरक्षित हो सकता है, आने वाली संतति का भविष्य सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि कहा गया है कि हर बड़े चीज की शुरुआत छोटी ही होती है। तो आइए हम लोग आज के बिहार दिवस पर संकल्प लें कि छोटी छोटी शुरुआत करके हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे, और तभी मुख्यमंत्री जी ने जिस मकसद से बिहार दिवस मनाने की शुरुआत की है, हम उनके मकसद को भी कामयाब करेंगे, हम अपने भविष्य को भी सुरक्षित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल और हरियाली होगी तभी फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।